हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का शॉर्ट नोट्स का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ का बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स का 21वां वीडियो है। और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप हर एक यूनिट के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है उपसह संयोजक यौगिक का पार्ट नंबर 1। तो आप इसे कह सकते हो उपसह संयोजक यौगिक, या फिर आप उपसह संयोजन यौगिक भी कह सकते हो, या फिर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी कह सकते हो, या जटिल यौगिक भी कह सकते हो, या संकर यौगिक भी कह सकते हो। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। या संकर लवण भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखो, यहाँ कुछ बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ये शॉर्ट नोट्स जो आप करा रहे हो, जो सीरीज करा रहे हो शॉर्ट नोट्स की, इसका क्या फ़ायदा है। वैसे ज़्यादातर बच्चों को पता है कि शॉर्ट नोट्स कितने ज़्यादा लाभकारी होते हैं हमारे लिए फास्ट रिवीजन करने के लिए। पर फिर भी मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, मान लो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ मुझे पूरा सिलेबस आता है, पर मुझे एक बार एक मोटा मोटा रिवीजन करना है। मतलब मुझे जो है हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को बहुत फास्टली देखना है कि इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में क्या था। तो यदि आपको सारे यूनिट्स को या सारे चैप्टर को बहुत तेज़ी से रिवाइज करना है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। यदि शॉर्ट नोट्स आपके पास हैं तो आप बहुत तेज़ी से और बहुत बढ़िया रिवीजन करोगे। और यदि शॉर्ट नोट्स आपके पास नहीं है तो रिवीजन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी ही, ये तो पक्की बात है। कहाँ आप इतने सारे नोट्स, इतनी सारी बुक्स पढ़ोगे। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में भी पूरी किताब का, पूरे नोट्स का रिवीजन नहीं कर पाओगे। ये बात आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो ऐसी स्थिति में ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो रामबाण हैं, ठीक है। या तो रामबाण कहो, या फिर आपको कहो, आप कह सकते हो इसे ब्रह्मास्त्र। तो ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे, या संजीवनी बूटी की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे में आपकी पूरे सिलेबस को रिवाइज करवा देंगे, यदि आपके पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स हैं और आपने इन्हें समझ रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। ये बातें तो मैं आपको रोज़ बताता ही रहता हूँ, और आपको पता भी होनी चाहिए। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सब कुछ पता ही है। अब नए बच्चे जो आते हैं ना वीडियो पर, जो पहली बार आते हैं, उनके लिए मैं इन चीज़ों को बताता हूँ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए। देखो, आज हमें स्टार्ट करना है उपसह संयोजक यौगिक और उसका पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले उपसह संयोजक यौगिक में हम पढ़ेंगे द्विक लवण। द्विक लवण या डबल साल्ट। वैसे तो नॉर्मली आपको पता ही है द्विक लवण या डबल साल्ट का मतलब, जब दो सरल लवण आपस में मिलते हैं ना, सिंपल साल्ट, ठीक है। जब दो सरल लवण आपस में मिलते हैं तो उन सरल लवणों के आपस में मिलने पर द्विक लवण बनता है या डबल साल्ट बनता है। पर यहाँ इतनी परिभाषा सफिशिएंट नहीं है। केवल इतनी परिभाषा से हम नहीं बता सकते हैं द्विक लवण को। यहाँ इस चैप्टर के या इस यूनिट में, इस यूनिट के अकॉर्डिंग यदि हम चलते हैं, तो द्विक लवण की हमारी ये वाली परिभाषा सूटेबल नहीं है कि जब दो सरल लवण आपस में मिलते हैं तो बनने वाला लवण द्विक लवण या डबल साल्ट कहलाता है। नहीं, केवल इतनी बात से काम नहीं चलेगा। यहाँ हमें बताना होगा कि द्विक लवण वो लवण होता है जो जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूटकर अपनी पहचान खो देता है। जैसे जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है, देखो एग्जाम्पल ले रखा है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यदि इस लवण को आप देखोगे, इसे कहते हैं एलम। वैसे ज़्यादातर लोग इसे कहते हैं पोटास एलम, पोटेशियम का फिटकरी। एलम माने फिटकरी, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम होता है, इसलिए इसे एलम कहते हैं, फिटकरी को। अब पोटेशियम का भी एलम होता है, तो इसे आप पोटास एलम कह सकते हो। इस पर्टिकुलर फार्मूला जो यहाँ लिखा हुआ है, इस फिटकरी को आप पोटास एलम कह सकते हो, क्योंकि ये पोटेशियम का फिटकरी है, ठीक है। K2SO4 है ना, पोटेशियम सल्फेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होता है
कि सर ये द्विक लवण है, इस बात का क्या सबूत है? तो मेरे पास सबूत यह है कि इसे देखो आप K2SO4 को, K2SO4 एक सिंपल साल्ट है, सरल लवण है। और फिर एल्यूमिनियम सल्फेट को देखो, ये भी सरल लवण है। तो जब दो सरल लवण आपस में मिलकर किसी लवण को बना रहे हैं तो उसे हम कहेंगे द्विक लवण या डबल साल्ट। अब दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि सर आपके पास इस चीज़ का क्या सबूत है कि ये दोनों सरल लवण हैं? पोटेशियम सल्फेट भी एक सिंपल साल्ट है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक सरल लवण है, क्या सबूत है सर आपके पास इस बात का? तो बेटे इस बात का सबूत यह है कि जब आप क्लास 10th में थे ना, तो वहाँ आपने लवण के प्रकार पढ़े थे, ठीक है। और 12th क्लास में भी लवण के प्रकार हमने पढ़े थे, 11th में पढ़े थे। सरल लवण या सिंपल साल्ट उसे कहते हैं जिसमें ना तो कोई H पॉजिटिव आयन हो, विस्थापनीय, ना OH नेगेटिव आयन हो। यदि किसी लवण में विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन होता है ना, तो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। और यदि किसी लवण में विस्थापनीय OH नेगेटिव आयन होता है तो उसे क्षारीय लवण आप कह सकते हो। तो K2SO4 की शक्ल यार ध्यान से देख लो। K2SO4 में कोई H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयन आपको नजर आ रहा है क्या? जब यदि इसमें H पॉजिटिव आयन नजर आता तो मैं इसे एसिडिक साल्ट कहता, और यदि इसमें OH नेगेटिव आयन नजर आता तो मैं इसे बेसिक साल्ट कहता। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट की शक्ल जरा ध्यान से निहारो, बताओ इसमें कोई भागने वाला या विस्थापनीय H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन है क्या? नहीं है। जब इसमें और इसमें, इन दोनों में ना तो कोई H पॉजिटिव आयन है ना तो कोई OH नेगेटिव आयन है, तो मैं दोनों को ही सिंपल साल्ट कहूँगा, सरल लवण कहूँगा। और ये दोनों सरल लवण जब आपस में मिले हैं तो बना है डबल साल्ट या द्विक लवण। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये खड़ा रहा होगा कि सर ये 24 जल के अणु तो हैं, इनमें तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है, तो बेटे ये जल तो जो है क्रिस्टलीय रूप में इसके साथ अटैच होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म कह दो या क्रिस्टलीय फॉर्म कह दो। जल के 24 अणु इसके साथ अटैच हैं और ये आयनों में टूटने वाले नहीं हैं। और यदि आप फिर भी जबरदस्ती जिद करने में लगे हुए हो कि जी जल के अणु तो टूटेंगे आयनों में, तो सबको पता है कि यार जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है। इसके 55 लाख या 60 लाख में से एक अणु टूटता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में। तो यदि 60 लाख या 55 लाख अणुओं में से एक अणु टूट रहा है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों में, तो इसका मतलब तो 0% ही मान लो इसे। आयनन की मात्रा इसकी कुछ भी नहीं है, 0.00001%, कोई परसेंटेज है क्या? यदि मैं कह दूं कि यार 60 लाख बच्चे 12वीं के बोर्ड के पेपर में बैठे हैं और एक बच्चा पास हुआ है, तो कितने परसेंट रिजल्ट कहोगे आप? 1% कहोगे, 0.01% कहोगे, 0.001% कहोगे, 0.0001% कहोगे? बहुत कम परसेंटेज है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जल के साथ। तो जल के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयनों की तरफ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इन दो सरल लवणों को देखोगे। तो जब दो सरल लवण आपस में मिलते हैं और एक लवण का निर्माण करते हैं तो उस लवण को हम कहते हैं द्विक लवण या डबल साल्ट। और डबल साल्ट में आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जब आप इस पोटास एलम को या पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, दो सरल लवणों से बनने वाले द्विक लवण को पानी में घोल दोगे ना, तो K2SO4 भी पूरा आयनों में टूट जाएगा। दो तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन, एक बनेगा SO4 डबल नेगेटिव आयन। और एल्यूमिनियम सल्फेट भी पूरा ही आयनों में टूट जाएगा, दो तो बनेंगे Al ट्रिपल पॉजिटिव आयन और तीन बनेंगे SO4 डबल नेगेटिव आयन। और ये तो दुर्बल विद्युत अपघटय आपको पता ही है, ये तो 60 या 55 लाख में से एक अणु टूटेगा। तो ये पूर्ण रूप से जब आयनों में टूट जाते हैं ना, जब फिटकरी को आप पानी में घोल देते हो, तो पानी में पोटेशियम आयन भी होते हैं, सल्फेट आयन भी होते हैं, एल्यूमिनियम आयन भी होते हैं और सल्फेट आयन तो होते ही हैं। तो तीन तरह के आयन आपको उस विलयन में मिलेंगे और आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये क्या चीज़ थी जो इतने आयन बने हैं। ज़्यादातर आपके दिमाग में ये बात आएगी कि हाँ इसमें दो साल्ट हमने घोल रखे होंगे। तो द्विक लवण के अंदर ये खासियत है कि जल में घोलने पर पूर्णतः आयनों में टूट जाता है और अपनी पहचान खो देता है। आप घोलने के बाद जो आपको मिला है उससे आप पहचान नहीं कर सकते हो कि ये आयन किसके थे, क्या ये दो सरल लवण थे या एक द्विक लवण था। अपनी पहचान तो खो दी ना उसने। तो जो अपनी पहचान खो देगा और दो सरल लवणों से मिलकर बना होगा उसे कहते हैं द्विक लवण या डबल साल्ट। उसके बाद देखो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है पोटास एलम का, ठीक है। आप फेरस अमोनियम सल्फेट भी लिख सकते हो एग्जाम्पल, जैसा कि नोट्स में आपको लिखवाया गया है। अब द्विक लवण का ही एक भाई है उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक। उपसह संयोजक लवण भी कह सकते हो, उपसह संयोजन भी, यहाँ न का भी प्रयोग कर सकते हो कै की जगह। उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक, ये संकुल यौगिक जो होते हैं ना, ये जल में घोलने पर
जल में घोलने पर, एक मिनट रुको जरा, ये जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों या घटकों में नहीं टूटते हैं। ये पूरी तरीके से आयनों में नहीं टूटेंगे तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। यदि पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते तो अपनी पहचान खो ही देते। जैसे ये है K4FeCN6 है, जब भी आप इसे पानी में घोल दोगे ना तो 4 तो बनेंगे K पॉजिटिव आयन, और ये जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये पूरा एक आयन बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि Fe के आयन अलग बनेंगे और साइनाइड के आयन अलग बनेंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। होगा क्या, होगा ये कि एक तो आयन इस तरह के बनेंगे K पॉजिटिव वाले, और एक बड़े ब्रैकेट का पूरा जटिल आयन बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन। FeCN6 के ऊपर -4 आवेश आएगा। समझ रहे हो ना बात? तो ये पूर्ण रूप से कोई आयनों में टूटते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में टूटते तो ये आयन अलग बनता, Fe का आयन अलग बनता और साइनाइड वाला आयन अलग बनता, 3 तरह के आयन बनते। पर जब पोटेशियम फेरोसाइनाइड यानी K4FeCN6 को आप पानी में घोलते हो तो आयन 3 तरह के नहीं बनते हैं, केवल 2 तरह के आयन बनते हैं। एक तो K पॉजिटिव और एक ये बड़ा सा बड़े ब्रैकेट वाला या स्क्वायर ब्रैकेट वाला कैसा आयन, ऋण आयन। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखो, इसमें भी नॉर्मली तो हम सोचते हैं कि इसमें 3 तरह के आयन बनने चाहिए, एक तो कॉपर आयन, एक तो अमोनिया वाले आयन और एक सल्फेट आयन। 3 तरह के आयन बनने चाहिए, पर इसमें भी 3 तरह के आयन नहीं बनते हैं, 2 तरह के आयन बनते हैं। एक तो ये बड़े से ब्रैकेट वाला आयन बनेगा और एक बनेगा सल्फेट आयन। सल्फेट के ऊपर तो होगा 2 इकाई ऋणावेश और इसके ऊपर होगा 2 इकाई धनावेश। क्लियर बात, समझ में आ रही ना आपके? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जब हमने द्विक लवण को देखा था तो उसमें क्या हुआ था, द्विक लवण में तो हर एक आयन अलग अलग बना था, यानी पूर्णतः आयनों में टूटता है द्विक लवण। और उपसह संयोजक या संकुल यौगिक को जब आप देखते हो पानी में घोलकर, तो जल में घोलने पर पूर्णतः अपने आयनों या घटकों में नहीं टूटते हैं, ये पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। पहचान इनकी बनी रहेगी, जैसे K4FeCN6 और CuNH3 का होल 4 SO4। ठीक है, इन्हें कहते हैं उपसह संयोजक यौगिक या संकुल यौगिक। यदि कोई आपसे पूछता है तो ये जवाब देना है आपको। ठीक है, जो पानी में घुलकर पूर्ण रूप से आयनों में टूट गया और अपनी पहचान जिसने खो दी वो डबल साल्ट है, और जो पानी में घुलने के बाद पूर्ण रूप से आयनों में नहीं टूटा और अपनी पहचान उसने बनाए रखी कि मैं इससे प्राप्त हुआ हूँ, वो है उपसह संयोजक अथवा संकुल यौगिक। उसके बाद हम बात करेंगे उपसह संयोजक संकुलों के प्रकार, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के प्रकार भी आप कह सकते हो, संकर यौगिकों के प्रकार कह सकते हो, कई तरीके से आप कह सकते हो। उपसह संयोजक संकुलों के प्रकार में सबसे पहले होते हैं ऋणायनिक संकुल। भाई ऋणायनिक संकुल उन्हें कहते हैं जिनमें ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में हो। सुन लेना एक एक बात को ध्यान से। ब्रैकेट वाला हिस्से को आप कह सकते हो संकुल परिसर या उपसह संयोजक परिसर, ठीक है, या उपसह संयोजक मंडल ये भी कह सकते हो। तो जिसमें ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में होगा वे सारे ऋणायनिक संकुल होंगे, जैसे ये और ये देखो, इसमें भी ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में है, इसमें भी ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में। और यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में है तो इस हिस्से पर ऋणावेश होगा, ये भी बात पक्की है। क्योंकि आपको पता है ये एक सिंपल सा नियम है कि जब भी किसी रासायनिक सूत्र को लिखा जाता है तो उसका पहला हिस्सा तो होता है धनावेशित और बाद वाला हिस्सा होता है ऋणावेशित। पहले धनावेशित भाग को लिखा जाता है और उसके बाद में लिखा जाता है ऋणावेशित भाग को। तो यहाँ बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में लिखा है, इसका मतलब बड़े ब्रैकेट के ऊपर ऋण आवेश आएगा। और यदि ऋणावेश बड़े ब्रैकेट के ऊपर आएगा, यानी उपसह संयोजक परिसर या संकुल परिसर के ऊपर यदि ऋणावेश आएगा, जब भी तो मैंने इसे कहा है ऋणायनिक संकुल है ये। और इसे देखो यहाँ, इसमें भी आपका ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में, तो ये भी ऋणायनिक संकुल है। तो यदि कोई आपसे पूछता है ऋणायनिक संकुल किसे कहते हैं, तो आप कहोगे ऐसा उपसह संयोजक यौगिक या संकुल जिसमें बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में लिखा हो। ठीक है, अब इसी के अपोजिट है धनायनिक संकुल। अब आपको पता चल गया होगा बड़े ब्रैकेट पे धनावेश कब आएगा, जब धनावेश वाला हिस्सा पहले लिखा होगा। देखो इसमें COCl2En2 ये हिस्सा पहले लिखा है ब्रैकेट वाला और बाद में Cl लिखा है। यदि बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा यानी उपसह संयोजक परिसर यानी संकुल परिसर या उपसह संयोजक मंडल, यदि ये बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले है, इसमें भी पहले है और इसमें भी पहले है, देखो बड़े ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले ही है, तो समझ जाओ धनायनिक संकुल है। ठीक है, और उदासीन संकुल किसे कहते हैं, जिसमें केवल ब्रैकेट वाले हिस्से हों, या तो एक हो या तो दो हो।
जैसे यहाँ हमने एक ब्रैकेट वाला हिस्सा ये दिखाया, एक ब्रैकेट वाला हिस्सा ये, इसके ना तो पहले कुछ है ना तो बाद में कुछ है, इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा बाद में होता है तो उसके ऊपर ऋणावेश होता है और ऐसे संकुल को आप ऋणायनिक संकुल कहते हो। और यदि ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले होता है तो उस ब्रैकेट वाले हिस्से पर धनावेश होता है और ऐसे संकुल को आप धनायनिक संकुल कहते हो। और यहाँ उदासीन संकुल में केवल या तो एक ब्रैकेट होगा या तो दो ब्रैकेट होंगे। तो यदि ब्रैकेट है और उसके बाहर कुछ नहीं है तो समझ जाओ कि उस ब्रैकेट के ऊपर ना तो धनावेश है ना तो ऋणावेश है। इसका मतलब वो ब्रैकेट कैसा है, उदासीन संकुल है। क्लियर बात। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है लिगेंड। लिगेंड पता है ना, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं? जो अणु, मतलब लिगेंड अणु भी हो सकते हैं या परमाणु, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन, आयन भी हो सकते हैं। केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है, मतलब जिसके अंदर एबिलिटी होती है सेंट्रल मेटल एटम को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। भाई आपको मैंने पढ़ा रखा है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, उस केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज का मतलब अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। वे स्पीसीज क्या करती हैं? वे स्पीसीज केंद्रीय परमाणु को एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करती हैं, और वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जिस बंध द्वारा डोनेट किया जाता है केंद्रीय धातु परमाणु को, उस बंध को आपने कहा था उपसह संयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए तो इस सारे सिस्टम को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं या उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके चारों तरफ जो स्पीसीज होती हैं, वे परमाणु हो, अणु हो या आयन हो, वे स्पीसीज एक एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा केंद्रीय धातु परमाणु को देती हैं। और केंद्रीय धातु परमाणु को जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने की क्षमता रखती है, उस स्पीसीज को ही हम कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं? लिगेंड। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, जो अणु या परमाणु या आयन केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है उसे कहते हैं लिगेंड। जैसे ऋणावेशित लिगेंड ये हैं Cn नेगेटिव, NO2 नेगेटिव। उदासीन लिगेंड कौन से हैं? H2O, NH3। बहुत सारे मैंने आपको करा रखे हैं। सबसे ज़्यादा ऋणावेशित लिगेंड होते हैं, ध्यान रखना। ऋणावेशित लिगेंड का ही सवाल आता है पेपर में। और धनायन लिगेंड या धनावेशित लिगेंड कौन से हो सकते हैं? NO2 पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, ये सब। उसके बाद हम बात करेंगे लिगेंड के प्रकार। ठीक है, वैसे ये भी लिगेंड के प्रकार ही थे जो अभी हमने पढ़े हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन। पर हम दंतुता के आधार पर पढ़ेंगे, डेंटिसिटी के आधार पर। दंतुता का मतलब कि कोई लिगेंड कितने उपसह संयोजक बंध बना सकता है। एक उपसह संयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो लिगेंड के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे एक दंती लिगेंड की, मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट या एक दंती लिगेंड उसे कहते हैं जिनके पास केवल एक दाता परमाणु हो। यदि किसी लिगेंड के पास केवल एक दाता परमाणु है ना, यानी एक ऐसा परमाणु है जो केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उपसह संयोजक बंध के रूप में दे सकता है, ऐसे लिगेंड को आप एक दंती लिगेंड कहोगे। सीधी बात है, एग्जाम में आएगा तो इस तरह लिख के आना है, एक दंती लिगेंड में क्या लिख के आना? केवल एक दाता परमाणु वाला लिगेंड। ठीक है, इतनी बात लिख दो, पूरे नंबर ले जाओ। जरूरी नहीं कि आप पन्ने भर के आओगे वहाँ, बहुत ज़्यादा। इतिहास भूगोल का पेपर नहीं है, SST का पेपर नहीं है कि आप जितने पन्ने भरोगे उतने नंबर मिलेंगे। आप सही उत्तर दो, भले ही कम शब्दों में दो। जैसे उदाहरण है यहाँ F नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH3, H2O, OH। ये सब क्या हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड हैं, एक दंती लिगेंड हैं, क्योंकि इनके पास केवल एक दाता परमाणु है। जैसे F नेगेटिव, तो यहाँ तो एक ही परमाणु है फ्लोरीन का, और यही दाता परमाणु है। ये क्लोरीन दाता परमाणु है, यहाँ ब्रोमीन है या आयोडीन है। यहाँ Cn नेगेटिव में दाता परमाणु कौन होगा? Cn नेगेटिव में दाता परमाणु N हो सकता है और C भी हो सकता है। कब C होगा, कब N होगा, अभी आगे समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, NH3 में दाता परमाणु नाइट्रोजन एटम होगा, क्योंकि आपने NH3 का स्ट्रक्चर सीख रखा है। अमोनिया के स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ पता है कि N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, LP, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और वो एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है, वो एक लॉन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन का, वो डोनेट किया जा सकता है केंद्रीय धातु परमाणु को, इसलिए यहाँ दाता परमाणु नाइट्रोजन है। और H2O का स्ट्रक्चर भी आपने बखूबी बनाया होगा। H2O के स्ट्रक्चर में आपको सिखाया गया था कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर दो लॉन पेयर होते हैं,
और इसका मतलब ऑक्सीजन ही यहाँ क्या हो सकता है, दाता परमाणु हो सकता है। तो इसमें भी एक ही दाता परमाणु है। OH नेगेटिव में ऑक्सीजन दाता परमाणु है, यहाँ भी एक ही क्या है, दाता परमाणु। तो जहाँ दाता परमाणु एक होता है उन्हें कहते हैं एक दंती लिगैंड। अब आ जाओ नंबर 2 पर, द्विदंती लिगैंड। द्विदंती, ठीक है, बाइडेंटेट, नाम से ही पता चल गया, दो दाता परमाणु होते हैं इनके पास, जैसे इथाइलिन डाइअमीन। इथाइलिन डाइअमीन को शॉर्ट में EN लिखते हैं। इनमें दो नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, दाता परमाणु। स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है आपको इथाइलिन डाइअमीन का। ऑक्सीलेट C2O4 डबल नेगेटिव, यहाँ ये ऑक्सीजन परमाणु दाता परमाणु होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3, बहुदंती लिगैंड। बहु माने बहुत सारे, दंती माने दाता परमाणु। भाई जिसके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु हो, देखो लिखा हुआ है 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु यदि किसी लिगैंड के पास है तो उसे आप बहुदंती लिगैंड कह सकते हो। जैसे EDTA बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है EDTA का, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, दोबारा बोल रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, देखो ये स्ट्रक्चर है, इथाइलिन यानी 2 कार्बन, डाइअमीन यानी 2 नाइट्रोजन, ये भी टर्सरी अमीन है, ये भी टर्सरी अमीन है, टेट्रा माने 4, एसीटेटो माने देखो ये 4 एसीटेट आयन है, 1 2 3 और 1 4। तो इसमें जो है आपके पास दाता परमाणु, एक तो ये नाइट्रोजन है, एक तो ये नाइट्रोजन है, 2 ये वाला नाइट्रोजन, ये और ये 2 तो नाइट्रोजन हो गए, और एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो इसका मतलब दाता परमाणुओं की संख्या यहाँ 3 या 3 से ज़्यादा है ना, ठीक है। जहाँ दाता परमाणुओं की संख्या या तो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तो आप उसे बहुदंती लिगैंड कह सकते हो। वैसे यदि दाता परमाणुओं की संख्या 3 होती है, देखो ये EDTA का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है पेपर में, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, कभी एग्जाम में आपको यही दर्शन दे जाए, ये स्ट्रक्चर आना चाहिए सबको बनाना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो। प्रेस वीडियोस में आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, और टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है KMD सहारनपुर, वहाँ भी आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे हर एक चीज़ के, ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 4 पर, किलेट लिगैंड। मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, किलेट का मतलब होता है छल्ला, रिंग, वलय, चक्र, कुछ भी कह दो आप। भाई छल्ले का मतलब भी ये है, रिंग का मतलब भी ये है, वलय का मतलब भी ये है, चक्र का मतलब भी ये है। यदि आपको कोई लिगैंड ऐसा है ना जिसमें 2 भी दाता परमाणु हैं और वो केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़ेगा, 2 दाता परमाणु हैं तो 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड बना के यदि वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब वो एक चक्र बना रहा है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ने के बाद। तो ऐसे लिगैंड को हम कहते हैं किलेट लिगैंड या किलेटिंग लिगैंड भी आप कह सकते हो। और वो जो चक्र बनता है ना, उस चक्र को हम कहते हैं किलेट। क्या कहते हैं? किलेट। तो यहाँ लिखा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मिलकर चक्र या वलय या रिंग बनाने वाले लिगैंड को हम कहते हैं किलेट लिगैंड। उदाहरण ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट एक किलेटिंग लिगैंड है। ऑक्सीलेट पता क्यों है किलेटिंग लिगैंड? क्योंकि इसके पास 2 दाता परमाणु हैं। एक दाता परमाणु ये वाला बॉन्ड बनाएगा, एक ये, और ये केंद्रीय धातु परमाणु है। तो बताओ चक्र नहीं बन जाएगा क्या? जैसे इथाइलिन 1,2 डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन कह दो या इथाइलिन 1,2 डाइअमीन कह दो, शॉर्ट में इसे कहते हैं EN। ठीक है, ये भी एक किलेटिंग लिगैंड है क्योंकि इसके पास भी 2 दाता परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर, उभयदंती लिगैंड। भाई उभय का मतलब होता है दोनों, एम्फी, इंग्लिश में कहते हैं एम्फी। उभयदंती जिसके पास 2 दाता परमाणु हो पर वो किसी एक दाता परमाणु का ही प्रयोग करता हो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाने में। दोबारा सुनो और ध्यान से सुनो। जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपने वहाँ एक बात पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? वहाँ आपने पढ़ा था उभयचर। क्या पढ़ा था? उभयचर। और आपके टीचर आपको पूछते थे कि उभयचर किसे कहते हैं, तो आप बताते थे कि सर या मैडम उभयचर उस प्राणी को कहते हैं जो जल और थल दोनों जगह रह सकता है। उभय माने दोनों जगह, चर माने चरने वाला, रहने वाला, आचरण करने वाला। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबायंस, या एम्फीबायंस ना कह के एम्फीबियंस भी आप कह सकते हो। दोनों बातों का एक ही मतलब है। एम्फी माने बोथ और बायंस माने जो वहाँ रहता हो। बोथ यानी उभय, दोनों जगह रहता हो, पानी में भी रहता हो और धरती पे भी रहता हो। ऐसा मेंढक है, मेंढक पानी में भी रहता है और धरती पे भी रहता है, दोनों जगह रहता है ना, तो आप मेंढक को कहते थे उभयचर। इसी तरह सांप पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है, तो सांप भी उभयचर है।
ऐसे बहुत सारे पौधे भी हैं जो पानी और धरती दोनों जगह रह सकते हैं, पानी जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। जो केवल जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं, जो केवल थल पे रहते हैं उसे थलचर कहते हैं, पर जो दोनों जगह रहता है उसे उभयचर कहते हैं। पढ़ी थी ना ये बात। अब यहाँ जो है वही बात है बिल्कुल, उभय दंती का मतलब जिसके पास दाता परमाणु तो दो हों, पर वो दोनों में से किसी एक समय में किसी एक ही दाता परमाणु का प्रयोग करता हो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाने की प्रोसेस में। बताओ समझ में आती है क्या बात? यदि ये बातें आपको समझ में आती है ना, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई ढंग से कर रखी है। उभयदंती लिगैंड, दो दाता परमाणु परंतु बंध कोई एक बनाता है। जैसे यहाँ जो है NO2 नेगेटिव है, यहाँ ONO नेगेटिव है। देखो NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, दाता परमाणु इसके पास दो हैं, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है। तो एक बार तो वो ऑक्सीजन से बनाएगा, एक बार तो वो नाइट्रोजन से बनाएगा, एक बार ऑक्सीजन से, ठीक है। इसी तरीके से CN नेगेटिव और NC नेगेटिव अभी थोड़ी देर पहले आया था, मैंने कहा था कि क्लियर कर दूंगा। यहाँ दाता परमाणु N है और यहाँ कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, इसे कहते हैं साइनाइड, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड, इसे कहते हैं नाइट्रो, इसे कहते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। वैसे और भी तरीके मैंने आपको सिखा रखे हैं लिगैंड को बोलने के, और इस चैप्टर में भी मैं आपको सिखाऊंगा, ये रिवीजन में भी मैं रिवीजन में बताऊंगा कि भाई केंद्रीय धातु परमाणु का नाम हमें कैसे लिखना चाहिए और लिगेंड्स का नाम हमें कैसे लिखना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें नाम पूछे जाएंगे, किसके? उपसह संयोजक यौगिकों के। और ये जो डेफिनेशंस मैं आपको करा रहा हूँ इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे, पक्का है बिल्कुल एकदम। अब देखो, उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, समन्वय संख्या भी कहते हैं कुछ बच्चे इसे। देखो इसकी परिभाषा में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर गलती कर देते हैं, ध्यान से समझना। मतलब यदि कोई आपसे पूछता है ना उपसह संयोजन संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, या केंद्रीय धातु परमाणु से कितने दाता परमाणु जुड़े हुए हैं। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, उसके ऊपर जितने तीर के निशान लग रहे होंगे ना आके, उन तीर के निशान को गिनना है आपको। और वैसे कुछ बच्चे या कुछ टीचर पता क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं। भाई केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं उसमें गलती हो सकती है। बताऊं कैसे गलती हो सकती है? गलती ऐसे हो सकती है कि मान लो 2 लिगेंड तो हैं एक दंतुक और 2 लिगेंड हैं द्विदंतुक, तो लिगेंड तो 4 ही जुड़े पर बॉन्ड तो वहां 6 बन गए। देखो दिमाग खोल के समझो इस बात को। मान लो आप परिभाषा में लिख के आते हो कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने लिगेंड्स जुड़े होते हैं उन लिगेंड्स की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। मान लो ये परिभाषा आपने लिख दी, तो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ मान लो 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं और आपने लिख दिया कि इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका उपसह संयोजन संख्या 4 है। पर उन 4 लिगेंड्स में से 2 तो लिगेंड थे मोनोडेंटेट यानी एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले, और 2 लिगेंड थे बाइडेंटेट यानी 2-2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने वाले। तो वहाँ टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन रहे होंगे? वहाँ तो 6 बन रहे होंगे, क्योंकि 2 तो मोनोडेंटेट है, एक एक तो उन्होंने बना रखा होगा, और 2 है डाइडेंटेट, ठीक है, या बाइडेंटेट कह दो, तो वहाँ 2-2 बना रखे होंगे। तो 2 तो हो गए मोनोडेंटेट वाले और 2 दूनी 4 हो गए बाइडेंटेट वाले, तो टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुए। और यदि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुए तो यार उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो कभी भी आप लिगेंड्स को नहीं गिनोगे, और यदि लिगेंड्स को गिनना है तो लिगेंड्स की संख्या को गुणा करोगे कि उन लिगेंड्स की दंतुकता कितनी है, डेंटिसिटी कितनी है। समझ में आती है ना आपके बात? और यदि समझ में आती है तो कमेंट में बताओ मुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात, ठीक है। देखो चलो देखते हैं उपसह संयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या। देखो आप यदि दाता परमाणुओं की संख्या देखोगे तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की संख्या ही देखोगे, क्योंकि एक दाता परमाणु एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। मैं बिल्कुल भी लिगेंड्स नहीं बोल रहा हूँ, लिगेंड्स नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ लिगेंड्स की संख्या, मैं बोल रहा हूँ दाता परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या या उपसह संयोजक बंधों की संख्या, दोनों परिभाषाएं बिल्कुल सटीक हैं, बिल्कुल सटीक। या तो आप नंबर ऑफ डोनेटिंग एटम्स कैलकुलेट कर लो, काउंट कर लो, या फिर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स काउंट कर लो, दोनों में से एक चीज काउंट कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। उस संख्या को हम कहते हैं उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है।
जैसे K4FeCN6 पे गौर फरमाओ। K4FeCN6 में Fe क्या है, केंद्रीय परमाणु है, और इसके ऊपर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे होंगे, 6, क्योंकि साइनाइड एक मोनोडेंटेट लिगैंड है और 6 साइनाइड इसके ऊपर जुड़े होंगे, तो हर एक साइनाइड ने एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा होगा। तो यहाँ Fe के ऊपर कितने तीर लग रहे होंगे, आके Fe के ऊपर 6 तीर लग रहे होंगे, तो इसका मतलब Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। में Fe की उपसह संयोजन संख्या कितनी है, 6। ठीक है, समझ में आ गई बात। पेपर में क्वेश्चन आएगा, देख लेना चाहे तुम, कोऑर्डिनेशन नंबर वाला क्वेश्चन, उपसह संयोजन संख्या वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, देख लेना चाहिए, लिख के रख लो इस बात को, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, यह है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। भाई केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है कि कैसे निकलती है, पर फिर भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक देता हूँ कि जो केंद्रीय परमाणु से सभी लॉन पेयर यानी लिगैंड वाले, जो लिगैंड लॉन पेयर देता है ना, केंद्रीय परमाणु से सारे लॉन पेयर हटा लो। हटाने के बाद उसके आवेश को, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उसमें जो केंद्रीय परमाणु है, उस केंद्रीय परमाणु से वे सारे लॉन पेयर हटा दो जो उसे मिले थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, लिगेंड्स ने जो दिए थे, वे सारे लॉन पेयर हटा दो आप, यानी इलेक्ट्रॉन के जोड़े हटा दो सारे। उसके बाद उसके ऊपर जो आवेश बचेगा ना, वो आवेश ही ऑक्सीकरण संख्या होती है, और उसे निकालने के तरीके हैं, जैसे CuNH3 4SO4 में Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, कितनी है, +2। ठीक है, होमोलैप्टिक संकर, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल है। होमो माने सेम, लैप्टिक माने लिगेंड्स, सभी लिगेंड्स समान। जिस उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु पर सारे लिगेंड्स एक जैसे हों, उसे कहते हैं होमोलैप्टिक संकर। जैसे यहाँ देखो, Fe के ऊपर कितने लिगेंड्स हैं, 6, और 6 के 6 कौन से हैं, साइनाइड। यदि सारे लिगेंड्स एक जैसे हैं ना, तो हम उसे होमोलैप्टिक संकर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसका अपोजिट है हेट्रोलैप्टिक संकर। हेट्रो माने डिफरेंट, हेट्रो माने डिफरेंट, 2 या अधिक प्रकार के लिगेंड्स। जब केंद्रीय धातु परमाणु से 2 या 2 से अधिक प्रकार के लिगेंड्स जुड़ते हैं ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स द्वारा, तो जब लिगेंड्स कई तरह के हों, 2 तरह के हों, 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरह के, 6 तरह के, कितने ही तरह के हों, जब लिगेंड्स एक तरह के ना हो, एक जैसे ना हो, तो उसे हेट्रोलैप्टिक संकर कहते हैं। जैसे CuNH3 5SO4, यहाँ 5 तो लिगेंड हैं NH3 और एक है SO4, तो 2 तरह के लिगेंड हैं, सारे एक जैसे थोड़े ही हैं। यदि सारे एक जैसे होते तो हम उसे होमोलैप्टिक संकर कह देते, हमने इसे होमोलैप्टिक संकर नहीं किया है, कहा है। ठीक है, उसके बाद है संकुल आयन पर आवेश। भाई संकुल आयन पर आवेश तो बता दोगे आप, केंद्रीय परमाणु व लिगेंड के आवेशों का योग कर दो। केंद्रीय परमाणु के ऊपर कुछ आवेश होता है और लिगेंड्स के ऊपर कुछ आवेश होते हैं, उन सब का जोड़ कर दो। जोड़ में बीजगणितीय योग करना है, क्योंकि कुछ के ऊपर धनावेश होगा, कुछ के ऊपर ऋणावेश। नॉर्मली बीजगणितीय योग ही तो करते हो आप, ठीक है, वो जितना भी आएगा वो संकुल आयन के ऊपर आवेश होता है, इतना। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नर सिद्धांत की मोटी मोटी बात मैंने यहाँ लिखी है, वैसे वर्नर सिद्धांत को आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैंने कर रखा है। यदि नाम सुनते ही आपको डर लग रहा ना, आपने नहीं पढ़ रखा, तो सर्च कर लेना यूट्यूब पर वर्नर का सिद्धांत बाय KMD सहारनपुर। यदि आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे चलो खैर डिस्कस करते हैं वर्नर का सिद्धांत क्या है। पहली बात तो यह है कि संकुलों में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। ए तो होती है, यानी पहली तो प्राथमिक संयोजकता, और बी द्वितीयक संयोजकता। भाई प्राथमिक संयोजकता वो होती है जो आयनन योग्य है, यानी ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा। ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा तो आपको पता है आयनों में टूट जाएगा। वैसे वर्नर ने कहा था कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा होता है वो ज़्यादातर ऋण आयन होते हैं, ठीक है, ऋण आवेशित आयनों द्वारा पूरी होती है और पानी में घुलने पर टूट जाती है, अलग हो जाती है, इसलिए लिख रखा है आयनन योग्य। तो प्राथमिक संयोजकता तो वो है जो आयनों में टूट जाएगी, यानी ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा। और फिर उसने बताया था द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता उसे कहते हैं जो अनआयनित हो, यानी आयनों में ना टूटते हो, यानी उपसह संयोजन संख्या जिसे आप कहते हो। जैसे मैंने K4FeCN6 का एग्जाम्पल दिया, तो वहाँ Fe के ऊपर 6 साइनाइड आयन जुड़े हुए हैं, तो इसकी Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसके ऊपर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो मैं कहूँगा कि उसकी द्वितीयक संयोजकता 6 है। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी उपसह संयोजन संख्या है, वो तो द्वितीयक संयोजकता है।
और ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है जो आयनों में टूटेगा, जिसे आप आयनिक परिसर कहते हो। वही ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्से को तो आप उपसह संयोजक परिसर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर संकर परिसर कहते हो ना, या उपसह संयोजन मंडल कहते हो ना। तो उपसह संयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के ऊपर जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना, वो तो होती है द्वितीयक संयोजकता। वो आयनों में नहीं टूटती है पानी में घुलने के बाद, वो बॉन्ड थोड़ा मजबूत है। उसे रेगुलर लाइन से दिखाया था हमने जब वर्नर का सिद्धांत आपको पढ़ाया था। और जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो ब्रैकेट के बाहर वाला हिस्सा है, जिसे आप आयनिक परिसर या आयनिक मंडल कहते हो। और वे संयोजकताएं डॉटेड लाइन से दिखाई जाती हैं, क्योंकि थोड़ी कमजोर बॉन्ड है, आयनों में टूट जाएगा जैसे ही पानी में घोल लोगे। तो पहली बात तो वर्नर ने बताई थी, वर्नर ने पहली बात क्या बताई कि संकुलों में दो प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, एक तो प्राथमिक संयोजकता जो आयनन योग्य होती हैं, और एक द्वितीयक संयोजकता जो अनआयनित होती हैं। उसके बाद नंबर 2, सिग्मा आबंध बनाने के लिए धातु के रिक्त संकर कक्षक, ध्यान से समझना, जो केंद्रीय धातु है उसके तो खाली कक्षक चाहिए और संकरित चाहिए। संकरित कक्षक ही तो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ना, हमेशा 11th में पढ़ा था आपने। दाता समूहों के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं। दाता समूह के तो भरे हुए कक्षक होंगे ही, क्योंकि दाता समूहों को एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा डोनेट करना है केंद्रीय धातु परमाणु को। ठीक है, तो ये था वर्नर का थ्योरी, और ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने कौन से यूनिट का, हमने उपसह संयोजक यौगिक वाले यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद कल या जब भी नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, कल या परसों जब भी पढ़ाऊंगा, इससे अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, और उस पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इस यूनिट को। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो बेटे। और मैं बार बार कहता हूँ कि हैंड रिटन नोट्स बनाया करो, हैंड रिटन नोट्स। मेहनत, ईमानदारी और हैंड रिटन नोट्स, यदि इन 3 बातों को आप फॉलो कर लोगे तो आप ज़िंदगी में सफल हो जाओगे, पक्की बात है, बिल्कुल गारंटी है इस बात की। और यूँ नहीं कि आज आपने पढ़ाई कर ली और कल को आप सफल हो जाओगे। बटन दबा के कभी सफलता नहीं मिलती किसी को भी, ना तो आपको मिलेगी और ना मुझे मिली है। मेहनत लगातार जो करता रहेगा ना, एक दिन वो सफल होगा। और सफलता और मेहनत ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, अनुक्रमानुपाती हैं। और एक बात और बताऊँ आपको, सफलता जितने ज़्यादा दिनों में मिलती है ना, उतनी बड़ी सफलता प्राप्त होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, यदि लगातार आप मेहनत करते रहोगे और आपको जल्दी सफलता मिल गई, तो इसका मतलब यार ज़्यादा बड़ी सफलता, ज़्यादा बड़ा जो है मंजिल आपको नहीं मिला है। और यदि आप लगातार मेहनत करते जा रहे हो और काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हो, आप बहुत दिन और बहुत घंटे रोज़ डेली पढ़ रहे हो आप, और आपको कई साल लग गए सफलता प्राप्त करने में, तो इस बार जो सफलता आपको मिलेगी ना, उसकी वैल्यू ही कुछ अलग होगी, ध्यान रखना। और देख लेना, इस बात को लिख के रख लो, और जब सफल हो जाओगे ना ज़िंदगी में, जब बता देना मुझे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ओके, बाय।